दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। स्टार्ट करेंगे विद द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जो कि हम एडमिशन और रिटायरमेंट में भी देख चुके हैं। पहले एक बार एडमिशन और रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को एक बार वापस से क्लियर करेंगे, उसके बाद हम डिसोल्यूशन के वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जाएंगे, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम एडमिशन एंड रिटायरमेंट। बेसिकली एडमिशन एंड रिटायरमेंट में क्या होता है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमें एक बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। अगर हमारी जो लायबिलिटी है वो कम है, सपोजिंगली 8,000, वो 8,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में। जो 2,000 है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा केस, अगर हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, सपोज 12,000 है, उस केस में 10,000 हम वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में डालेंगे और 2,000 हम डालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। और वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी। अगर लायबिलिटी सेम हो तो एज इट इज 10,000 को हम वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में डाल देंगे। अगर नो लायबिलिटी है तो एज इट इज 10,000 हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात हुई एडमिशन और रिटायरमेंट की। यहाँ पर हम देखेंगे डिसोल्यूशन का केस, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरल एंट्री से पहले एक बार हम अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट दिखते हैं। फर्स्ट, हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 10,000 एंड देयर इज नो लायबिलिटी, तो क्या होगा, सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस, जितनी रिजर्व है उतनी ही लायबिलिटी है। जितना रिजर्व है 10,000 उतनी ही लायबिलिटी है, मतलब 10,000 ही मेरी लायबिलिटी है। इस केस में हम यहाँ पर इस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को एज इट इज रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पर आ जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000। जैसा कि एडमिशन में होता है कि जो लायबिलिटी होती है उसको हम वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट में डालते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन हम इसको वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट में नहीं डाल के जो भी हमारी लायबिलिटी होती है एज इट इज हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद वो सेम अमाउंट को हम पेड ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बैंक 10,000 इन केस ऑफ सेम लायबिलिटी। अब अगर हमारा सपोज जो लायबिलिटी है वो कम है, सपोजिंगली जो हमारी लायबिलिटी है वो है 8,000, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारा जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 8,000 और हम उसको पे ऑफ करेंगे बैंक से ऑन द डेबिट साइड 8,000। ये हो गया हमारा अगर कम है तो। और 2,000 का क्या करेंगे, 2,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, अगर हमारा क्लेम हमारी जो लायबिलिटी है वो 12,000 है, हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 10,000, इस केस में ट्रांसफर कितना करेंगे, 10,000, क्योंकि भाई जितना रिजर्व है जितनी लायबिलिटी है उतनी तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जब पे करने की बारी आएगी तो हम पूरा का पूरा 12,000 पे करेंगे। यहाँ पर हम बैंक लिखेंगे 2,000। सेम अदर लायबिलिटी, राइट। जैसे कि अगर हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर की अगर लायबिलिटी है 1,000, लेकिन क्रेडिटर बोल सकते हैं कि मैं इंटरेस्ट के साथ पैसे लूंगा, तो यहाँ पर हम बैंक की जगह 1,100 लिख सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में बोला हो क्रेडिटर इज टू बी पेड एट 1,100, या फिर हमें ऐसे भी बोला हो सकता है कि क्रेडिटर इज टू बी पेड एट 800, राइट। सेम वैसा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के साथ है कि हमने रिजर्व बनाया है 10,000 का, लेकिन हमारी जो लायबिलिटी है वो आई है 12,000 की। हम ट्रांसफर तो करेंगे 10,000, लेकिन जब पे करने की बारी आएगी तो यहाँ पर हम बैंक लिखेंगे 12,000। इसकी जनरल एंट्रीज भी देखते हैं। फर्स्ट, जब नो क्लेम होगा सिंपली वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट। अगर इक्वल है अमाउंट इज लेस देन, अगर हमारी जो लायबिलिटी है वो कम है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैपिटल अकाउंट। अगर अमाउंट इक्वल है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, एंड अगर अमाउंट ज़्यादा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन और उसको पे ऑफ कर देंगे। इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट, 75,000 और कोई भी लायबिलिटी नहीं है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिजर्व है 60,000 और लायबिलिटी है 35,000, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 35,000 को रिवैल्यूएशन में डालेंगे
वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू रिवैल्यूएशन, 25,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगेन एक और रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी टू पेड ऑफ। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 एंड लायबिलिटी 75,000। तो हम ट्रांसफर तो 60 करेंगे लेकिन पे कितना करेंगे 75। तो ट्रांसफर की एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 60,000, रियलाइजेशन टू बैंक 75,000। फोर्थ, वर्कमैन कंपेंसेशन 60,000 एंड लायबिलिटी भी 60,000 है, सिंपली वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और रियलाइजेशन टू बैंक। फिफ्थ एंट्री, there was no compensation reserve and the firm had to pay 50,000 as compensation to worker। मतलब कि यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं है और हमें क्या बोला गया है कि भाई आपको फिर भी पे ऑफ तो करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर एंट्री कुछ भी नहीं होगी, डायरेक्टली एंट्री क्या होगी, बैंक, जितनी भी अमाउंट है। सो सेम यहाँ पर है हमारे पास कि हमारी जो लायबिलिटी है वो है 15,000 की, तो हम डायरेक्टली पे कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक 15,000। सो ये हो गया हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। यहाँ पर हमें बाकी रियल एंट्रीज दे रखी है जो कि हम सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। व्हेन फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सो रियलाइजेशन ऑफ एसेट को तीन तरीके से रियलाइज कर सकते हैं, कैश में रियलाइज करेंगे या पार्टनर्स को देंगे या फिर हमारे कोई और क्रेडिटर है जो कि हमारे एसेट लेकर जा रहे हैं, उस तरीके से हम हमारा एसेट को दे सकते हैं। सो जब हम कैश में पे करेंगे तो कैश टू रियलाइजेशन, कैसे, ये एसेट है, रियलाइज होंगे इस साइड पे, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे कैश। एंट्री क्या होगी, कैश बाय कैश अकाउंट, तो कैश टू रियलाइजेशन, राइट। सो कभी भी एसेट रियलाइज की एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। अगर हम इसको समझे तो भी कैश अकाउंट डेबिट कब होता है, तब फर्म के पास पैसा आता है। जब भी फर्म एसेट सोल्ड करेगी तो फर्म के पास कैश आएगा, तो यहाँ पे हो गया कैश टू रियलाइजेशन। अगर फर्म अपना एसेट पार्टनर को देती है, सो यहाँ पर कैश अकाउंट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर वो एसेट को लेकर जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। एंट्री सेम है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री कि अगर कोई क्रेडिटर हमारे एसेट्स लेकर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देयर विल बी नो एंट्री पास्ड, क्योंकि क्रेडिटर भी सेम अमाउंट के जा रहे हैं, एसेट भी सेम अमाउंट का जा रहा है। तो जब भी हमारे कोई क्रेडिटर हमारी एसेट्स लेकर जाते हैं तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। फॉर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अगेन सेटलमेंट या फिर तो हम कैश में पे कर सकते हैं या फिर कोई पार्टनर बोल सकते हैं कि भाई मैं आपका ये पे कर दूंगा। सो अगर कैश में पे होगा तो रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर लेके जाएगा, सो इस एंट्री की अपोजिट एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल। मतलब इस केस में यहाँ पर या तो बैंक आएगा अगर हम कैश में पे कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये हो गई हमारी जनरल एंट्रीज। इसके बाद एक हम फुल क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। हमें बैलेंस शीट दे रखी है और हमें बोला है कि जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है। एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब एसेट्स को हम बेच रहे हैं इस वैल्यू पे, अलग अलग अमाउंट्स है। अब हमारा इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट काम, अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आए तो हमें बोला गया है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, कैश अकाउंट। सो सबसे फर्स्ट हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन, जिसमें हमें सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट कैश, सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, राइट, हियर एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट। अगर कोई क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स का लोन दे रखा है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, अगर रिजर्व्स दे रखे हैं तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो सब हमारे पास नहीं है। सो इस क्वेश्चन में हम सब कुछ ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेप्ट कैश। ओके, सो अगर ट्रांसफर करेंगे तो हमने क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिटर ट्रांसफर किया 50,000 और उसके बाद में हमने एसेट्स ट्रांसफर की, यहाँ पे सभी एसेट्स ट्रांसफर किए यहाँ पर, लेकिन कैश नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक करके
एसेट्स को रियलाइज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स 50% ऑफ द बुक वैल्यू, रियलाइजेशन एक्सपेंस, राइट। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज आपके क्वेश्चन में कोई चीज के बारे में नहीं दिया कि उसको किस वैल्यू पे रियलाइज करना है, जैसा कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, गुडविल का दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स, यहाँ पे हमें सभी का दिया है किस वैल्यू पे रियलाइज हो रहा है। लेकिन सपोज अगर हमें कार का नहीं दिया होता कि कार किस वैल्यू पे रियलाइज करनी है, तो हम उसको रियलाइज नहीं करते। अगर हमें कार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम यहाँ पर रियलाइज में कार की वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर आपको वैल्यू नहीं दी है तो आप उसकी वैल्यू 0 है और आप उसको नहीं बेच पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आपको एक्सपेंसेस का नहीं दिया हो, जैसा कि यहाँ पर हमें क्रेडिटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हमने क्रेडिटर को कितने में पे ऑफ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर हमने क्रेडिटर को पे ऑफ किया है किस वैल्यू पे, सेम वैल्यू पे जितने पे हमने उसको ट्रांसफर किया है। क्रेडिटर 50,000 के हमने ट्रांसफर किया है और 50,000 पे ही हमने उसको पे ऑफ कर दिया। तो ऐसा इसीलिए कि कभी भी लायबिलिटीज को हमें पे ऑफ करना ही पड़ेगा, अब भले वो क्वेश्चन में हो या ना हो, राइट। अगर क्वेश्चन में हमें लायबिलिटीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जितनी लायबिलिटी पहले थी उतनी ही लायबिलिटी पे हम उनको भी पे ऑफ करेंगे। लेकिन अगर हमें एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम एसेट्स को रियलाइज नहीं करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हमने सब कुछ पे ऑफ और रियलाइज कर दिया। एक्सपेंसेस दे रखा है तो हमने एक्सपेंसेस भी पे कर दिए। फाइनली जो लॉस आया, लॉस को हमने ट्रांसफर किया। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस बीडी दे रखा है, लॉस को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। हमारे पास कोई भी रिजर्व या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, वरना हम उसको भी ट्रांसफर करते, डिस्ट्रीब्यूट करते। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, वो कैश पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है। हम बैलेंस सीडी क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है तो हमें जितना भी पार्टनर को पेमेंट है उतना अभी हमें सेटल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने कैश पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। जैसा कि हम एडमिशन और रिटायरमेंट में बनाते कि अगर हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई तो यानी हमारा वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है, हमारे पास अब कोई एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं है क्योंकि वो सारी तो हमने पे ऑफ और रियलाइज कर दिए। सो यहाँ पर अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट अगर आपका टैली हो जाता है मतलब आपका आंसर प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट है। कैश अकाउंट किस तरीके से बनेगा? कैश अकाउंट हमने यहाँ पे रियलाइजेशन में कहीं पर भी नहीं डाला है, कैश ट्रांसफर नहीं किया है, देख सकते हो आप। सो कैश का जो बैलेंस बीडी है वो यहाँ पर आएगा, ये रहा बैलेंस बीडी। अब जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन है, जैसे ये हो गए, ये हमने क्या किया है, कैश से पे ऑफ किया है। पे ऑफ किया मतलब कैश मेरा कम हुआ। अगर कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड पे, कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड, ठीक है। सो यहाँ पर इन दोनों एंट्री में कैश कम हुआ है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे डाल देंगे 50,000 एंड 2,000, ये रहा 50,000 2,000। नेक्स्ट एंट्री हमने यहाँ पर एसेट्स को रियलाइज किया है। टोटल हमारे पास कैश कितना है रियलाइज करके 2,22,000। सो यहाँ पर आ गया 2,22,000, ये है मेरा बैलेंस बीडी। फाइनली हमने यहाँ पर हमारे पार्टनर्स को पे ऑफ भी किया है। सो क्योंकि पे किया है, कैश कम हो रहा है तो हमारा इस साइड पे आ जाएगा 56, 68, 44। इसका टोटल करेंगे तो 2,24,000 आएगा, ये भी 2,24,000, मतलब दोनों बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस हो गया, कहीं पे भी बैलेंस सीडी नहीं आ रहा या बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा, डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी आपका वो कैश अकाउंट करेक्ट है और वो आपका क्वेश्चन राइट है। सो ये हमारा हो गया एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन।